नमस्कार, मैं किशोर कुमार गुर्जर आप सभी का एक बार फिर से प्रयास के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो वर्ण का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें हमने स्वर वर्ण का जो टॉपिक है वो हमने देखा था कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या में 9 भी प्राप्त हुई, 13 भी प्राप्त हुई, 21 और 22 भी प्राप्त हुई। तो देखो, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने स्वर का जो टॉपिक है वो हमने पूरा कर लिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी व्यंजन वर्ण पर रहेगी कि व्यंजन वर्ण कितने होंगे, व्यंजन वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, इत्यादि बातों को लेकर हम आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमने क्या किया है कि इस वीडियो में जो लास्ट ईयर जो प्रश्न आए उनको सम्मिलित किया है, साथ साथ जो संभावित जो प्रश्न हैं उनकी भी हम चर्चा करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारा जो अगला जो टॉपिक है व्यंजन वर्ण से। तो अब देखिए, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब देखिए, संस्कृत व्याकरण में कि जो व्यंजन की जो परिभाषा हमें क्या प्राप्त होती है कि स्वरम अनुयोज्यम, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। अब देखिए, ये तो संस्कृत में हमें परिभाषा प्राप्त होती है कि स्वरम अनुयोजनम इति व्यंजनम, कि वे वर्ण जो स्वर के साथ जुड़कर बने होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर स्वरम अनुयोज्यम, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, अनु और योज्यम। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है, साथ या पीछे। तो किसके साथ, यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग साथ अर्थ में, किसके साथ, स्वर के साथ, कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित तो होते हैं उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक इसमें इसकी जो एक परिभाषा में हिंदी व्याकरण में क्या प्राप्त होती है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो मुंह से निकलने वाली श्वास वायु जब हमारे मुख से किसी अवरोध या रुकावट के साथ बाहर निकलती है तो वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, प, त, थ, इनका देखो किसी भी व्यंजन वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु क्या करती है कि हमारे मुंह से झटके के साथ, रुकावट के साथ बाहर निकल जाती है। इन वर्णों को हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब देखिए, संस्कृत व्याकरण में जो व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो हमें क्या प्राप्त होती है, 33 प्राप्त होती है। लेकिन देखिए, ये जो 33 व्यंजन वर्ण पढ़ने से पहले हम थोड़े से इनकी मात्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि व्यंजन वर्णों में मात्रा कितनी होती है, स्वर वर्ण में मात्रा कितनी होती है। तो इससे पहले जो हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने देखा था कि स्वर की जो मात्रा है वो स्वर पर 3 मात्राएं होती हैं। स्वर पर जो मात्राएं हैं वो 3 हैं, जैसे एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्र ह्रस्व है, दीर्घ और प्लुप्त। लेकिन जो व्यंजन वर्ण है इस पर किसी भी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि व्यंजन वर्ण कौन सा होता है, आर्धमात्रिक होता है, आर्धमात्रिक होता है, मात्रिक। क्योंकि व्यंजन वर्ण क्या है कि आधा है, इसमें किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए व्यंजन वर्ण को हम क्या बोलते हैं, आर्धमात्रिक वर्ण भी बोलते हैं। तो अब देखिए, संस्कृत व्याकरण में क्या है कि ये जो व्यंजन वर्ण है उनकी एक संज्ञा प्राप्त होती है। व्यंजन वर्णों की हमें एक संज्ञा प्राप्त होती है। वो कौन सी संज्ञा प्राप्त होती है, हल संज्ञा प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं, हल वर्ण भी कहते हैं। क्योंकि हल वर्ण क्या है, संस्कृत व्याकरण में एक प्रत्यार है और हल प्रत्यार में सारे के सारे क्या प्राप्त होते हैं, व्यंजन प्राप्त होते हैं। इसलिए हम हल वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, या फिर व्यंजन वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, हल वर्ण कहते हैं। ठीक वैसे इससे पहले हमने देखा था कि जो स्वर की जो संज्ञा है वो हमें क्या प्राप्त हो रही थी, अच संज्ञा प्राप्त हो रही थी, क्योंकि अच कह दो या स्वर कह दो। ठीक वैसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हल कह दो या फिर क्या कह दो, व्यंजन कह दो, बात एक ही है। तो इस प्रकार से हमें एक व्यंजन वर्ण की एक संज्ञा प्राप्त होती है और वो संज्ञा कौन से प्राप्त हो रही है, हल संज्ञा प्राप्त हो रही है। अब देखिए, तो संस्कृत व्याकरण में जो व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो हमें 33 प्राप्त होती है।
ये 33 व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? अब देखिए, जब हम इस व्यंजन वर्णों का आगे विभाजन देखते हैं तो व्यंजन वर्णों को मुख्य रूप से हमारी जो अध्ययन की दृष्टि से व्यंजन वर्णों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है, लेकिन इन 33 व्यंजन वर्णों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतस्थ वर्ण, तीसरा ऊष्म वर्ण, तो व्यंजन वर्णों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। अब देखिए, ये जो स्पर्श वर्ण है इनकी संख्या 25 प्राप्त होती है। अंतस्थ जो वर्ण है इनकी संख्या 4 प्राप्त होती है, और ऊष्म जो वर्ण है इनकी भी संख्या कितनी प्राप्त होती है? 4 प्राप्त होती है। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में जो व्यंजन वर्ण है इनकी संख्या में कितनी प्राप्त होती है? जब इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो हमें व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 33 प्राप्त होती है। ये तो एक सामान्य से बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा में क्या करता है कि इनमें से लगभग क्वेश्चन निकाल लेता है। अब तक जितनी भी आरटेट और रीट जो भर्ती हुई है इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें कौन सा ऊष्म वर्ण है, या इनमें कौन सा उदित वर्ण है, या इनमें से कौन सा अंतस्थ वर्ण है या ऊष्म वर्ण है, या फिर इनको कौन सा स्पर्श वर्ण है। इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न बना लेता है। तो लगभग इनसे क्वेश्चन निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये जो 33 व्यंजन वर्ण है इनके अलग अलग स्पर्श के अलग अलग संज्ञा भी प्राप्त होती है। अंतस्थ को अलग नाम से पुकारते हैं और उस वर्णों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इनको एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला जो हम लेंगे वो लेंगे स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण। अब देखिए, ये जो स्पर्श जो वर्ण है इनको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। स्पर्श वर्णों को हम क्या कहेंगे? इन वर्णों को हम उदित वर्ण भी कहेंगे, या इनको हम कादये भी कह सकते हैं, या इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। तो इनका देखो, परीक्षा में कोई सा भी नाम आ सकता है। कादय भी आ सकता है, उदित भी आ सकता है, या इनको वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं, या इनको स्पर्श वर्ण भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए, ये इनको स्पर्श क्यों कहते हैं, उदित क्यों कहते हैं, इनको कादेय क्यों कहते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं? इनका कहने का कारण भी कोई ना कोई कारण हमें प्राप्त होता है। वो कारण क्या है कि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में। तो ये जो स्पर्श वर्ण है इनके लिए एक सूत्र बना दिया, और वो सूत्र है कादयो मावसाना स्पर्शः। कादयो मावसाना स्पर्शः। ये सूत्र क्या कर रहा है कि कादयो मावसाना स्पर्शः, कि कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जितने भी स्पर्श वर्ण हैं, यानी कहने का तात्पर्य कि जो 25 जो व्यंजन वर्ण हैं इनका उच्चारण करने पर सवास्वयी क्या करती है कि हमारे मुख में जो जितने भी उच्चारण स्थान हैं, यानी कहने का तात्पर्य 8 उच्चारण स्थान होते हैं, उन सभी को स्पर्श करके मुंह से बाहर निकल जाती है। इसलिए इन वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कर देंगे। अब देखिए, सूत्र का थोड़ा सा विश्लेषण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि कादयो, कै आदि, और मैं कादयो मावसाना, तो कै आदि, कि कैसे शुरू करके, मैं अवसान। यहाँ पर देखिए दूसरा शब्द अवसान है, तो अवसान का अर्थ होता है समाप्त, कि कैसे लेकर मैं तक जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उन सभी व्यंजन वर्णों को हम क्या कर देते हैं? स्पर्श वर्ण कर देता है। लेकिन देखिए, परीक्षा में इन सूत्रों से प्रश्न पूछता है, तो हमें ये सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे। हूबहू जैसा सूत्र लिखा गया है वैसा का वैसा आपको याद करना पड़ेगा कि कादयो मावसाना स्पर्शा। अब देखिए, इनमें प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है ये देखना कि कति व्यंजन वर्ण, कि कति कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 व्यंजन वर्ण प्राप्त होते हैं हमें।
व्यंजन वर्णों की हमें संख्या कितनी प्राप्त होती है? 33। फिर देखिए दूसरा जो प्रश्न हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि कादियो मावसाना खालिस्तान, यहाँ पर खालिस्तान दे दिया। अब बताइए कि जो सूत्र में जो अंश है वो हूबहू जो अंश है वो हमें यहाँ पर प्राप्त करना पड़ेगा कि कादियो मावसाना सवरा होता है, स्पर्शा होता है, या अंतस्थ वर्णों को कहते हैं या उष्म वर्णों को कहते हैं। तो कादियो मावसाना स्पर्शा, कादियो मावसाना स्पर्शा, कि कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। उसके बाद देखिए ये तो स्पर्श वर्ण करने का कारण है। फिर देखिए इनको उदित वर्ण क्यों कहते हैं? कि इसके लिए भी एक सूत्र प्राप्त होता है हमें, और वो सूत्र क्या है? कु चू टू तू पू एते उदिताः, एते उदिताः, एक ये भी एक सूत्र है। तो ये सूत्र क्या कर रहा है कि कैसे ले कु चू टू तू पू एते उदिता। तो यहाँ पर देखिए कु का अर्थ, इस कु का अर्थ हमें क्या प्राप्त होता है? कै वर्ग प्राप्त हो रहा है, कै वर्ग। अब देखिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कु है, कु में हमें कै वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो कौन कौन से वर्ण प्राप्त हो रहे हैं? कै, ख, ग, घ और अंग। ये अड़ा नहीं होता, अंग होता है, या इसको हम ग बोल देते हैं। तो कु का अर्थ क, ख, ग, घ और अंग। यहाँ पर देखिए इस कु में हमने ऊ स्वीकार नहीं किया है, ऊ नहीं लिया है। तो जिसमें ऊ का लोप होता है, ऊ का जो लोप होता है उस वर्ण को हम क्या कर देते हैं? उदित वर्ण कर देते हैं। उस वर्ण को हम क्या कहेंगे? उदित वर्ण कर देते हैं। तो संस्कृत की एक विशेषता भी है कि जिस वर्ण के अंत में जो वर्ण होता है उस वर्ण के अनुसार, या जिस शब्द में जिस वर्ण का लोप होता है उस वर्ण के अनुसार उस शब्द का नाम पड़ जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे पट धातु है, तो इसका अंतिम वर्ण हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ठ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देखिए ठ हलंत में है, तो इसका अंतिम वर्ण ठ प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस धातु को हम क्या कहेंगे? ठकारांत धातु कहेंगे। अब ठकारांत का अर्थ क्या होता है कि ठ है जिसके अंत में, उस धातु को हम ठकारांत कहेंगे। अब देखिए ये जो पट धातु है ये कौन सी धातु है? ठकारांत धातु है। अब ठ क्या एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसको हम व्यंजनांत धातु भी कह सकते हैं। फिर देखिए दूसरे जैसे राम जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका अंतिम वर्ण हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? ए प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए इस शब्द को हम क्या कहेंगे? अकारांत शब्द कहेंगे। अकारांत शब्द कहेंगे। ए है जिसके अंत में, उसको हम क्या कहेंगे? अकारांत शब्द कहेंगे। कोई सा शब्द लिख लो, जैसे लिक धातु है, तो अब लिक धातु का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ख आ रहा है, तो ख है तो इसको हम क्या कहेंगे? खकारांत धातु। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए जो कु चू टू तू पू एते उदिता, ये सूत्र क्या कर रहा है कि यहाँ पर कु का अर्थ कै वर्ग है, लेकिन इसमें हम उ का लोप कर रहे हैं, इसलिए इस वर्णों को हम क्या कह देते हैं? उदित वर्ण कह देते हैं। तो जिसमें उ का लोप होता है उसको हम क्या कह देते हैं? उदित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कु हो गया। फिर देखिए चू, तो चू का अर्थ च वर्ग है, तो च वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं? च, छ, ज, झ और ये। फिर देखिए टू, टू का अर्थ ट वर्ग है, तो ट वर्ग में कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर देखिए तू का अर्थ तय वर्ग, तो तय वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर पू का अर्थ पै वर्ग, पै, फ, ब, भ और मैं। अब देखिए ये हमें उदित वर्ण प्राप्त होंगे। तो पू का अर्थ पै वर्ग, पै, फ, ब, भ, मैं।
इसलिए इनमें देखो कहीं पर भी हमने ऊ को स्वीकार नहीं किया है, ऊ का लोप किया है, इसलिए इनको हम क्या कर देते हैं, उदित वर्ण कर देते हैं। फिर देखिए वर्गीय व्यंजन वर्ण, इनको वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको एक साथ लिखने पर चारों ओर ये सीमा निर्धारण करने पर हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, वर्ग की प्राप्ति हो रही है। इसलिए इन वर्णों को हम क्या कर देते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण कर देते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है, 25 प्राप्त होती है। तो कैसे लेकर मैं तक, कादियो मावसाना, यहाँ से क है आदि में और अंत में क्या रहा है, मैं। तो कैसे लेकर मैं तक जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे उन सभी व्यंजन वर्णों को हम क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण भी कर सकते हैं, इनको उदित वर्ण भी कह सकते हैं, इनको कादे भी कह सकते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। तो परीक्षा में कोई सा भी नाम आ सकता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ भी लिया अगला परीक्षा में, ये देखिए संभावित प्रश्न है कि निम्नांकितेषु उदित वर्ण नास्ति, नास्ति का अर्थ होता है नहीं है, कि निम्न में से कौन से विकल्प में उदित वर्ण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ण है कै उदित में आता है, क्योंकि कैसे लेकर मैं तक आ रहा है, इसका मतलब ये भी आ रहा है। अब देखिए फै है, इसका मतलब फै भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस फै में भी ये भी फै आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है ये उदित वर्ण नहीं है। तो उत्तर की प्राप्ति हमें कौन सी प्राप्त होगी, है वर्ण की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, रिट 2020 में आयोजन होगा उसमें। फिर देखा कि जो ये तो स्पर्श वर्ण है, उसके बाद में 4 हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, अंतस्थ वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। फिर देखिए दूसरा है अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, इसके लिए सूत्र बनाया यणो अंतस्थाः, अंतस्थाः, कि यण जो प्रत्यार है, यण प्रत्यार में आने वाले वर्ण वो सारे के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है। तो यण प्रत्यार में कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए यण एक प्रत्यार है, और यण प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, व, र और ल, ये 4 वर्ण प्राप्त होते हैं। और इन यण प्रत्यार में इनका क्रम जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमें क्या प्राप्त होता है, य, व, र, ल। लेकिन हिंदी जो वर्णमाला है उसमें जो ये यण है इनका हमें क्या जो क्रम है हमें क्या प्राप्त होता है, य, र, ल और व की प्राप्ति होती है। फिर देखिए इनको अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह से जो श्वास वायु है वो हमारे मुंह के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है, और बाहर निकलती है तो बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है। इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, अंतस्थ वर्ण भी कह देते हैं। जैसे य, व, र, ल, इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु हमारे मुंह से बहुत कम मात्रा में बाहर निकल रही है, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, अंतस्थ वर्ण कह देते हैं। और इनकी संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, 4 प्राप्त हो रही है। देखिए इनमें से प्रश्न पूछा भी गया है। ये प्रश्न पूछा है, रीट में प्रश्न आया है कि अंतस्थ वर्ण यण इत्यस्य कर्मः अस्ति, कि अंतस्थ जो वर्ण है, यण जो प्रत्यार है, इनमें इसका कर्म क्या प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, य, व, र, ल और र। ये तो कभी किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। फिर हमने देखा कि य, व, र, ल, फिर देखिए य, र, ल, व, ये भी प्राप्त नहीं हो रहा है, ये भी प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर देखिए को अपिन है, कि इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो हमें दूसरा जो विकल्प है हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कि इनका क्रम हमें क्या प्राप्त हो रहा है, य, व, र और ल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो छोटी छोटी बातें इनका हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और उनका ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लगभग प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछ लेता है। तो अब देखिए अगला देखना, उष्म वर्ण। तीसरा हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उष्म वर्ण। उष्म वर्ण, तो उष्म वर्णों के लिए सूत्र जो निर्धारित किया है, और वो सूत्र कौन सा है, सल उष्माण है।
सल ऊष्माण है। तो यहाँ पर देखिए सल क्या एक प्रत्यार है, और सल प्रत्यार में आने वाले सारे के सारे जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं कि जब इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह से श्वास वायु है हमारे मुंह से घर्षण के साथ थोड़ी ऊष्मा है गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इन वर्णों को हम क्या कह देते हैं, ऊष्म वर्ण कह देते हैं। और इनकी संख्या भी हमें कितनी प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है। जो ऊष्म वर्ण है इनकी संख्या हमें 4 प्राप्त हो रही है। वो कौन कौन से हैं, श, श, श और ख। तो दोस्तों इनका भी कर्म निश्चित होता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका कर्म क्या प्राप्त हो रहा है। स पहले कौन सा, यहाँ पर तालव्य स, फिर मूर्धन्य स, फिर दंते स और फिर है की प्राप्ति हो रही है। तो श, स और ख, ये जो 4 वर्ण हैं इनको हम क्या कहेंगे, ऊष्म वर्ण। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु क्या करती है, हमारे मुँह से थोड़ी घर्षण के साथ गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से जो व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो हमें कितनी प्राप्त होती है, 33 प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो 33 व्यंजन वर्ण है कौन कौन से, स्पर्श 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4। ये जो 33 व्यंजन वर्ण है इनमें कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको हम परस्पर मिला देंगे तो एक नए व्यंजन का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। ये जो 33 व्यंजन वर्ण हैं, 25 स्पर्श है, 4 अंतस्थ है, 4 ऊष्म वर्ण है, इन सभी को मिलाने पर एक नए व्यंजन का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। और ये जो संयुक्त जो व्यंजन वर्ण है, इन संयुक्त व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है, संयुक्त व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो हमें कितनी प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है। ये 4 प्राप्त होगी संयुक्त व्यंजन वर्ण। और वो कौन कौन से हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कोई भी व्यंजन वर्ण का हम विभाजन करते हैं तो पहले हमेशा व्यंजन वर्ण लिखा जाता है, उसके तुरंत बाद उस व्यंजन वर्ण में जो स्वर की मात्रा है उसके तुरंत बाद लिखी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यंजन वर्ण है, जैसे यहाँ पर क है, तो क का जब हम विभाजन करते हैं तो क पूरा लिखा हुआ है, इसमें हलंतर की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जब हम क का विभाजन करेंगे तो पहले हम इसका विभाजन क्या करेंगे, पहले तो इसमें व्यंजन वर्ण लिखेंगे और उसके तुरंत बाद में यदि उसमें कोई स्वर की मात्रा है तो हम उसको लिख देंगे, किसी भी स्वर कोई सा भी स्वर है। तो इसका व्यंजन वर्ण का, किसी भी व्यंजन का वर्ण का हम विभाजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पहले क्या लिखना पड़ता है, पहले व्यंजन वर्ण और उसके तुरंत बाद उसमें जो स्वर की मात्रा है हम तुरंत बाद लिखते हैं। जैसे मान लीजिए फ जो वर्ण है इसका हमें विभाजन करना है, तो हम विभाजन कैसे करेंगे, पहले तो क्या लिखेंगे, फ व्यंजन वर्ण, फिर देखा कि फ में कौन सा स्वर है, ए स्वर है, इसके तुरंत बाद लिखा। यदि इसी क्रम को आप उल्टा कर रहे हो, जैसे हम कई बार क्या कर लेते हैं कि इनका विभाजन हम क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में ए और कै कर देते हैं, जो गलत होगा भाई। इसलिए व्यंजन वर्णों का जब हम विभाजन करते हैं तो पहले हमेशा व्यंजन वर्ण लिखा जाता है और उसके तुरंत बाद में हमें क्या प्राप्त होती है, उसमें यदि कोई स्वर की प्राप्ति हो रही है तो हम उसका स्वर लिख देंगे। अब देखिए इसका विभाजन यदि आप इस तरह से कर रहे हो ए और फ तो गलत होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो शुद्ध उसका विभाजन कब प्राप्त होता है, जब पहले हम क्या लिखेंगे, व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण के तुरंत बाद में उसमें यदि कोई स्वर की मात्रा लिखी हुई है तो हम स्वर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए और उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए कू है या टू है या तू है, इनका हम विभाजन करते हैं तो कू का विभाजन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कै आधा, और उसमें स्वर कौन सा है, ऊ रस्व है, तो हम ऊ रस्व कर देंगे। यदि को ऊ यहाँ पर दीर्घ होता तो मैं दीर्घ लिख देता। फिर देखिए टू का विभाजन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तय आधा, फिर उसमें क्या है, ऊ है, फिर तू का क्या है, तय आधा, और फिर उसमें क्या है, ऊ की मात्रा है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यंजन वर्ण का हम विभाजन कर देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो 4 जो संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, ये जो 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है कि दो व्यंजन वर्ण की सहायता से बने होते हैं, दो व्यंजन वर्ण की सहायता से बने होते हैं। वह कौन कौन से हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। अब देखिए अक्षय का जो विभाजन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कै आधा है, उसके बाद में
मूर्धन्य श, ये भी बात निश्चित होगी कि मूर्धन्य स ही होता है। यदि आप यहाँ पर दंत स कर रहे हो तो किसी भी कंडीशन में हमें दोनों को जोड़ने पर अक्षर की प्राप्ति नहीं होगी। फिर देखिए आगे स्वर होना जरूरी होगा, बिना स्वर की सहायता से ये अक्षर कभी भी प्राप्त नहीं होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर स्वर हटाया गया है तो इसका मतलब इसके नीचे हलंत लगेगा, यदि हलंत नहीं लगा तो इसका मतलब इसमें स्वर की मात्रा जुड़ी हुई है। फिर देखिए त्रय है, तो त्रय का जो विभाजन हमें क्या प्राप्त होता है, तय, आधा र और फिर ए, ये प्राप्त हो रहा है। फिर देखिए गे, तो गे कैसे प्राप्त होता है, ज और ये, ज और ये और फिर ए। फिर देखिए ये श्रय कैसे प्राप्त हो रहा है, तो श्रय का जो विभाजन हमें कैसे प्राप्त हो रहा है कि तालव्य से फिर र फिर ए। इस प्रकार से ये जो चार है हमें संयुक्त व्यंजन वर्णों का विभाजन प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये जो विभाजन है ये निश्चित होता है और ये संधि में सबसे ज़्यादा काम आएगा, इसलिए इनका विभाजन है वो हमें याद करना ही पड़ेगा। और ये विभाजन कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि श्रय का विभाजन क्या है, अक्षय का विभाजन क्या है, तो जैसे गे का विभाजन क्या है और श्रय का विभाजन क्या है, तो इनका संधि में सबसे ज़्यादा काम में लिया आता है। तो अब देखिए संधि में इनका प्रयोग किस तरह से होता है वो देखना। जैसे हम संधि पढ़ेंगे, यण संधि पढ़ेंगे, और यण संधि में क्या है, एक संधि है पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश। तो संधि हमेशा दो वर्ण के मध्य होती है, प्लस से ठीक पहले वाला वर्ण और प्लस के ठीक बाद वाला वर्ण। दो वर्णों से अधिक वर्णों के मध्य संधि का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। तो संधि हमेशा दो वर्ण होगी, प्लस से ठीक पहले वाला वर्ण और प्लस के ठीक बाद वाला वर्ण। तो प्लस से पहले हमें वर्ण क्या प्राप्त हो रहा है, यदि वर्ण की प्राप्ति करनी है तो प्लस से पहले जो शब्द होगा उसका हमें वर्ण विच्छेद करना होगा। तो अंतिम वर्ण हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर री प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद में पहला जो इधर जो वर्ण होगा वो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, ओ प्राप्त हो रहा है। तो उ प दे श। तो संधि हमेशा दो वर्ण के वर्ण के मध्य होती है। यहाँ पर प्लस से ठीक पहले वाला वर्ण और प्लस के ठीक बाद वाला वर्ण। प्लस से पहले इधर कितने भी वर्ण हो उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, और प्लस के बाद में जो पहला जो वर्ण है उसके बाद में कितने भी वर्ण उससे भी हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हम दो वर्ण लेंगे, प्लस से पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण, दोनों के मध्य संधि करवाएंगे, और जिस संधि का नियम लग रहा है वो हम नियम लगा देंगे, और जो शब्द की प्राप्ति होगी वो निश्चित रूप से सही और शब्द की प्राप्ति होगी। तो अब देखिए प्लस से पहले वर्ण क्या आ रहा है, री वर्ण आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, ऊ वर्ण आ रहा है। तो फिर हमने देखा कि दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं, इसका मतलब संधि तो स्वर संधि होगी। फिर देखा कि प्लस से पहले री आ रहा है, उसके बाद में ओ आ रहा है, तो इसका मतलब संधि तो स्वर होगी, लेकिन स्वर संधि का कौन सा पार्ट लागू हो रहा है, तो यहाँ पर एक संधि होती है, यहाँ पर यण संधि होती है। और यण संधि क्या कर देती है कि प्लस से पहले जो री वर्ण है उस री वर्ण के स्थान पर हमें क्या कर देता है, रै वर्ण कर देता है, री के स्थान पर क्या कर देता है, रै कर देता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी स्वर के स्थान पर यदि कोई व्यंजन वर्ण होता है तो वह व्यंजन वर्ण हमेशा आधा ही होता है। दोबारा सुनिए कि यदि किसी व्यंजन वर्ण के स्थान, किसी स्वर वर्ण के स्थान पर यदि कोई व्यंजन वर्ण होता है तो वो व्यंजन वर्ण हमेशा आधा ही रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए इस री के स्थान पर हमने क्या कर दिया, रै कर दिया, उसके बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब वापस वर्णों को मिला देंगे, तो अब देखिए पी तो अपनी जगह है, फिर देखा कि तय आधा है, तय आधा आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, रै भी आ रहा है, फिर देखा कि आगे क्या आ रहा है, स्वर भी आ रहा है, फिर देखिए तय रै और आगे क्या है, ए स्वर है। तो जरूरी नहीं ए ही, कोई सा भी वर्ण आ सकता है, कोई सा भी स्वर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ओ आ रहा है, तो इसका मतलब तय और रै से हमें क्या प्राप्त होता है, त्रय प्राप्त होगा, ये त्रय प्राप्त हो गया। और त्रय किस में है, हलंत में है। लेकिन देखिए इस हलंत व्यंजन वर्ण में यदि ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हमें ऊ यहाँ पर रस्व प्राप्त होगा और रूप क्या प्राप्त होगा, पितृ, और फिर प दे स। इस प्रकार से ये शब्द हमें प्राप्त हो रहा है, और प्राप्त क्या हो रहा है, पितृ उपदेश। इसलिए इन संयुक्त व्यंजन वर्णों का संधि में सबसे ज़्यादा काम में लिया आता है। और हाल ही में जो रीट जो भर्ती सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न भी पूछा गया है कि अक्षय का विभाजन किस प्रकार से होता है, तो वो देखना कैसे है। ये देखिए उसमें वर्ण से प्रश्न पूछा गया है कि खालिस्तान उष्माण है, हल
सल, हल, अच, खर। तो यहाँ पर निश्चित शब्द आएगा कि किन वर्णों को हम क्या कहेंगे, उष्म वर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है, सल, उष्माण है। फिर देखिए दूसरा जो प्रश्न है वो हमें क्या है, उष्म वर्णानाम कर्म है अस्ति, कि उष्म वर्णों का कर्म क्या है। ये रीट 2016 लेवल 2 में प्रश्न पूछा है। तो उस वर्णों का कर्म क्या प्राप्त हो रहा है हमें, श, श, श या है, फिर श, श, श या फिर है। फिर देखिए श, स, या फिर है, या फिर है, स। तो इनका हमें कर्म क्या प्राप्त हो रहा है, इनका हमें कर्म श, श और श के रूप में प्राप्ति होती है। इस प्रकार से देखो रीट में जो प्रश्न होता है, ये जो भी टॉपिक है ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, हमें केवल ऊपर से प्रश्न पूछता है। कोई सा भी टॉपिक ले लो रीट में संस्कृत में से। तो इस तरह से क्या है, ये उत्तर की हमें प्राप्ति क्या हो रही है, 1 नंबर उत्तर की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद में देखिए दूसरा, अक्षय इत्यस्य वर्णस्य विभाजनम अस्ति, कि अक्षय जो वर्ण है इस वर्ण का विभाजन क्या है। अक्षय इत्यस्य वर्णस्य विभाजनम अस्ति। अब देखिए ये प्रश्न पूछा है सीटेट 2018 में प्रश्न पूछा था। अब देखिए अक्षय का विभाजन क्या है, श, क या फिर ए। ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें निश्चित कर्म प्राप्त करना है। तो क, श और ए या फिर क, स। यहाँ पर देखिए बिना यहाँ पर स्वर की सहायता से ये बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पर उत्तर कौन सा प्राप्त होगा, हमें 3 नंबर की उत्तर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये जो 4 जो संयुक्त अक्षर है उनका हमें विभाजन निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब देखिए अगला जो प्रश्न है, त्रय इत्यस्य वर्णस्य विभाजनम अस्ति, कि त्रय का विभाजन क्या है। तो त्रय का विभाजन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, र या त, उल्टा हो गया, लेकिन देखिए र, त, र और ऐसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, त्रय प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी उत्तर कौन सा होगा, 3 नंबर की उत्तर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी प्राप्त होती है, 33 प्राप्त हो रही है। और इन 33 व्यंजन वर्णों में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिनको हम परस्पर मिलाएंगे, 2 वर्णों को हम परस्पर व्यंजन वर्णों को मिलाएंगे तो एक नए व्यंजन का निर्माण कर देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। और संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो व्यंजन वर्ण है, ये जो व्यंजन वर्ण है, इन व्यंजन वर्णों को हम 2 आधार पर विभाजित कर सकते हैं। व्यंजन वर्णों को हम 2 आधार पर विभाजित कर सकते हैं। दो आधार हमें प्राप्त हो रहे हैं, और वो कौन सा आधार प्राप्त हो रहा है, एक तो उच्चारण स्थान का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, दूसरा आधार प्रयत्न का आधार। कि व्यंजन वर्णों को हम 2 आधार पर विभाजित कर सकते हैं, एक तो उच्चारण स्थान का आधार, दूसरा प्रयत्न का आधार। ये जो उच्चारण स्थान है, ये इस संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 8 प्राप्त होगी। 8 नहीं है ऑप्शन में, तो हम उत्तर कितने करेंगे, 7 करेंगे। तो पाणिनि ने क्या है, पाणिनि शिक्षा जो ग्रंथ लिखा था उसमें एक श्लोक लिखा है कि अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरय कंठय शिरस तथा जीवा मूल दंतश्च नासिका ओष्ठ तालु च, कि अष्टो स्थानानि की स्थान है उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। फिर देखिए ये प्रयत्न का आधार, ये प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। इस अभ्यंतर प्रयत्न को ही हम आंतरिक प्रयत्न बोलते हैं। और दूसरा जो प्रयत्न है वो प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न। अब देखिए रीट जो 2018 में जो एग्जाम लगी थी उसमें प्रश्न भी पूछा गया, लेवल जो फर्स्ट है उसमें प्रश्न पूछा गया था कि अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 5। 5 नहीं होगा तो हम उत्तर कितने करेंगे, 4 करेंगे। फिर देखिए लेवल 2 में ये प्रश्न पूछा है कि बाह्य प्रयत्न कति
बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11। 11 नहीं है तो हम उत्तर कितने करेंगे? 8 करेंगे। इस प्रकार से यदि मान लीजिए दोनों ऑप्शन आ जाए 5 और 4, तो पहले हम प्राथमिकता 5 को देंगे। 5 नहीं है तो हम कितने करेंगे? 4 करेंगे। ठीक वैसे यहाँ पर जो बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या 11 होगी। 11 नहीं है तो 8, और दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहले हम किसको देंगे? 11 को प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार से हम ये जो अगली जो हमारी जो कक्षा रहेगी उसमें हम पहले क्या देखेंगे? उच्चारण स्थान देखेंगे। उच्चारण स्थानों की संख्या हमें 8 प्राप्त होगी। 8 नहीं है तो हम 7 करेंगे। दोनों विकल्प होने हुए पहले हम प्राथमिकता किसको देंगे? 8 को देंगे, क्योंकि एक भट्टोजी दीक्षित नाम का विद्वान था, उसने उरय जो उच्चारण स्थान है वो स्वीकार नहीं किया है। उसके अनुसार प्रश्न कर रहा है तो सीधा उत्तर कर देंगे 7 कर देंगे। और कल हम क्या देखेंगे? जो प्रयत्न का जो आधार है, ये प्रयत्न किससे कहेंगे कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह में जो कुछ तो आंतरिक उच्चारण स्थान है और कुछ बाह्य उच्चारण स्थान है, उन दोनों का जो सम्मिलित जो नाम है, उस सम्मिलित नाम को हम क्या कर देते हैं? प्रयत्न कर देते हैं। और ये प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और हाल ही में जो रिजल्ट आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के, उसमें फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है कि प्रयत्न कतिधा, प्रयत्न कितनी प्रकार के होते हैं? तो उत्तर आया था प्रयत्न द्विधा। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। और ये उच्चारण स्थान किससे कहेंगे कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं कि हमारे मुंह में उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह का जो भाग सर्वाधिक क्रियाशील होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जैसे मान लीजिए ये का उच्चारण करेंगे, ये, तो ये का उच्चारण करने पर हमारे नाक पर जोर पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नासिका वर्ण। इसी को हम नासिके वर्ण करते हैं। जैसे पै का उच्चारण कीजिए, तो पै का उच्चारण करने पर हमारे होठ चिपकर वापस खुल रहे हैं, इसलिए इन वर्णों को हम क्या कर देते हैं? ओष्ठ वर्ण कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से ये 8 हमें उच्चारण स्थान प्राप्त होते हैं। तो कल की जो अगली जो क्लास है उसमें हम पहले तो देखेंगे उच्चारण स्थान और उसके बाद में देंगे प्रयत्न। धन्यवाद।